नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आद्या और स्वागत है आप सभी का सिविल्स डेली के प्रोग्राम डेली करंट अफेयर एनालिसिस में। तो चलिए बात करेंगे आज की सुर्खियों की। और कल से ही जो है लगातार न्यूज़ जो है हमारी वो सिर्फ और सिर्फ एक जगह एक दिशा में कंसंट्रेटेड है और वो है हमारा रशिया और यूक्रेन इशू। ठीक है, तो वो तो हम बात करेंगे, उसके साथ साथ और जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है उसको भी हम देखेंगे क्या है उनमें खास, हमारे एग्जाम्स से रिलेटेड उन चीज़ों की, उन मुद्दों पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले एज यूजुअल हम चलेंगे अपने कल के क्वेश्चंस की तरफ। कल हमने कुल टोटल आपसे लगभग 3 क्वेश्चंस पूछे थे। पहला था डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट जो है वो किस डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्री के अंडर आता है एट प्रेजेंट, राइट। तो देखिए बहुत सारे बच्चों ने इसका जवाब भी दिया है और एब्सोल्युटली करेक्ट जवाब भी दिया है कि ये जो आता है ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आता है, अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। एब्सोल्युटली करेक्ट है इसका आंसर। अभी उस पर हम देखेंगे किन किन बच्चों ने इस पर आंसर किया है। दूसरा क्वेश्चन 2 जो था हमारा वो था रिलेटेड टू लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड। इसका सही आंसर है सी 1 एंड 3। एंड थर्ड क्वेश्चन जो कि हमारा खजुराहो टेम्पल्स के ऊपर था, इसका भी सही आंसर है 1 एंड 2 यानी ऑप्शन सी। तो दोनों ही क्वेश्चंस के सही आंसर हुए हमारे ऑप्शन सी। ठीक है, अच्छा एक और चीज, क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है हमारा, जो कि खजुराहो टेम्पल्स की बात की गई है, यहाँ पर क्यों थर्ड स्टेटमेंट गलत है, कल भी मैंने इस पर फोकस किया था। देखिए यहाँ पर आपको स्टेटमेंट में द्रविडियन स्टाइल दिया, जबकि मैंने आपको बताया था कि ये द्रविडियन नहीं बल्कि नागरा स्टाइल पर डिपेंडेंट है, इसका पूरा का पूरा आर्किटेक्चर वहां से लिया गया है। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं क्या आंसर्स दिया आप लोगों ने। जानवी ने हमें बताया है सबसे पहले कि डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंडर आता है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है। एब्सोल्युटली करेक्ट, चंदन ने भी यही चीज बताई। अच्छा एक और क्वेश्चन जो है कि यहाँ छूट गया, मैंने आपसे पूछा था डीमोनेटाइजेशन कब हुआ था, 2016 में। एब्सोल्युटली करेक्ट, 8 नवंबर को। ठीक है, इसके बाद वेंकी ने भी हमें सही आंसर दिए। अच्छा वेंकी, थर्ड आंसर आपका गलत है, डी नहीं होगा, नागरा स्टाइल होगा, द्रविडियन नहीं होगा। ओके, देन खिलानंद ने भी हमें सही बताया है, मोनेटाइजेशन का भी सही बताया है, एंड एमसीक्यूज भी आपके एब्सोल्युटली करेक्ट है। देन कमिंग टू राजीव कुमार, सही आंसर है आपका भी, 8 नवंबर 2016 को डीमोनेटाइजेशन हुआ था। लाडली, वेरी गुड, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आपका सही है। जानवी आपका भी आंसर सही है, 3 एज वेल एज 2 बोथ। राजश्री ने भी आंसर दिया है क्वेश्चन नंबर 3 का सी, एब्सोल्युटली करेक्ट। देन डीमोनेटाइजेशन 2016, 8 नवंबर की डेट याद कर लीजिए। ठीक है, राजश्री ने अगेन डिमोनेटाइजेशन का बताया है, एब्सोल्युटली करेक्ट। आगे चलेंगे। एक और क्वेश्चन था जो कि मैंने पूछा था आपसे कि जो क्यू के डी है, बेसिकली क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन, उसके हमने एडवांटेजेस देखे थे, उसके बारे में जाना था, लेकिन इसके डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं। तो बहुत कम बच्चों ने ये आंसर किया, सिर्फ 3 ने, दैट इज लाडली, जानवी एंड खिलानंद ने। वेरी गुड गाइज, ये आप देखो कि इन लोगों से आगे आकर के आप लोगों ने आंसर दिया, यही चीज आपको यूनिक बनाती है। और जो ये एक स्टेप आपने आगे दिया, मैं उन बच्चों को भी बोल रही हूँ जिन लोगों ने आंसर्स नहीं लिखे हैं गाइज, देखो अभी तो 10-12 लोग जो आंसर्स दे रहे हैं उनमें ही सिर्फ 3 बच्चों ने मेंस का आंसर अटेम्प्ट किया है या थोड़ा सा अलग किया है। आप सोचो कितने सारे लोग फॉर्म भरते हैं, तो उस हिसाब से हमें बिल्कुल कंधे से कंधे मिला करके और डट कर तैयारी करनी है। ठीक है, चलिए सबसे पहले खिलानंद का आंसर देखते हैं। हाई प्राइस है, एब्सोल्युटली करेक्ट। डिक्रीज इन ट्रांसफर रेट है, एब्सोल्युटली करेक्ट, जिसकी वजह से लेंथ जो है उनकी, चैनल की लेंथ जो है वो बढ़ जाएगी। एंड थर्ड आपने बताया है फोटोन डिपोलराइजेशन का, जिसकी वजह से डेटा ट्रांसमिशन में एरर हो सकता है। एब्सोल्युटली करेक्ट खिलानंद, आपका आंसर बिल्कुल टू द पॉइंट है। और भी आपने 1-2 पॉइंट्स बताए थे। ठीक है, जो भी चीजें आपने यहाँ पर दी हैं एब्सोल्युटली करेक्ट है, टू द पॉइंट है। ठीक है, आप लोग इनका आंसर रीड करके समझ सकते हो। देन कमिंग टू जानवी, अगेन पॉइंट्स वही हैं, बस लिखने का तरीका अलग है। आई लाइक इट, क्योंकि इस तरीके से ये होता है कि आपने कॉपी नहीं किया, दो इसके सेम ही ऑलमोस्ट जो हमारे डिसएडवांटेजेस हैं वो सेम ही होंगे, बट द वे यू हैव एक्सप्रेस्ड इट, वेरी गुड। देन कमिंग टू लाडलीज आंसर, लाडली ने बोला है डिसएडवांटेज ये है कि ये सर्व करेगा एज अ कंप्लीट सॉल्यूशन फॉर की डिस्ट्रीब्यूशन इन ओपन नेटवर्क, ये सर्व नहीं कर सकता है। ठीक है, थोड़ा सा इसको और कोशिश करो लाडली, अगर आप इसको थोड़ा सा और एक्सप्रेस कर सकते हो, क्योंकि देखो सिर्फ हमने ऐसे पॉइंट लिखना है, आई अग्री, लेकिन उस पॉइंट से क्या इन्फरेंस निकल कर आ रहा है ये भी समझ आना चाहिए। ठीक है, तो थोड़ा सा इस पर आपको और काम करने की जरूरत है, एंड आई एम श्योर कि आप बहुत ही जल्द अच्छे आंसर्स लिखने लगोगे। ठीक है,
चलिए चलते हैं आगे, देखते हैं और क्या है हमारे लिए। ओके, सो द टाइम फॉर द बिग सरप्राइज विच वॉज देयर। सबसे पहले तो जानवी चंद्रा, लाइक वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू, मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। आप हो हमारे द मोस्ट कमेंटेड एंड द कंसिस्टेंट स्टूडेंट। अगर हम करंट अफेयर्स एनालिसिस प्रोग्राम की बात करें तो पिछले कुछ दिनों में जो हमने आपकी कंसिस्टेंसी देखी है उसको देखते हुए हमारी तरफ से आपके लिए एक गिफ्ट है। वो गिफ्ट ये है कि सिविल्स डेली के किसी भी प्रोग्राम को, कोई भी प्रोग्राम अगर आप लेना चाहते हो तो उस पर आपको फ्लैट 20% डिस्काउंट मिलेगा, जिसके लिए आपको ईमेल करना होगा इस ईमेल आईडी पर और हमारी टीम आपको आगे का प्रोसेस कंटिन्यू कराएगी। ठीक है, आई नो प्रीलिम्स आने वाला है तो बहुत सारे बच्चे बहुत सारे प्रोग्राम्स ले रहे हैं और उसमें अगर हम आपको ये डिस्काउंट देंगे तो कहीं ना कहीं ये आपके लिए एक हेल्प होगी। आने वाले टाइम में ऐसे और भी एक्साइटिंग आपके लिए जो अवार्ड्स हैं वो आते रहेंगे। बस आपको अपनी कंसिस्टेंसी, अपनी मेहनत को बरकरार रखना है। ठीक है, अच्छा एक और चीज़, ये जो ऑफर है ये सिविल्स डेली के, मैं फिर से रिपीट कर दे रही हूँ, किसी भी प्रोग्राम जो कि हमारी वेबसाइट पर अपडेटेड है, कोई भी प्रोग्राम आप ले सकते हो उसके लिए है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं आज की न्यूज़ पर। हमारी सबसे पहली और सबसे शॉकिंग न्यूज़ जो थी कल की वो ये कि भाई साहब रशिया ने यूक्रेन पर धावा बोल दिया है एंड द होल वर्ल्ड इज शॉक्ड बाय रशियाज फुल स्केल इन्वेजन ऑफ यूक्रेन। क्या है, क्यों है, क्या उसका इफेक्ट पड़ेगा, ये सब हम समझेंगे। देखिए सबसे पहली तो जो कुछ चीज़ें कल आई हमारी न्यूज़ में जो कि फ्लैश भी हो रही थी, उनमें सबसे बड़ा तो ये था कि यूक्रेन ने हमारे देश के पीएम मोदी साहब से अपील की, उनसे प्ली की कि आप रशिया को समझाइए। देखिए ग्लोबल वर्ल्ड में भारत एक बहुत अहम भूमिका निभाता है। ठीक है, और इतना ही नहीं, मोदी जी ने पुतिन साहब तक जो है संदेशा भी भेजा है कि सीज फायर कर लेनी चाहिए, बिकॉज हम जो है ऑलरेडी इंडिया जो है वो आपके किसी भी पार्टी को सपोर्ट करके ये नहीं जताना चाहता कि वो किसी को सपोर्ट कर रहा है और किसी को सपोर्ट नहीं कर रहा है। रादर इंडिया का जो व्यू पॉइंट है वो हमेशा बैलेंस्ड लेकर चलने की बात होती है। ठीक है, रशियन मिसाइल्स ने जो है धावा बोल दिया है यूक्रेनियन सिटीज पर, और इतना ही नहीं काफ़ी ज़्यादा जगह पर ट्रूप्स डिप्लॉय कर दिए गए हैं, एक्सप्लोजन्स हो रहे हैं। और इनफैक्ट अगर आप ये वाला सेक्शन पढ़ोगे ना, जो ये अनसर्टेनिटी ग्रिप्स इंडियन स्टूडेंट्स इन यूक्रेन वाला जो पार्ट है, इनमें 3 लोगों के जो है इंडियंस के जो है व्यू पॉइंट दिए हुए हैं, जिसमें श्याम कुमार हैं, देन एक 5 ईयर मेडिकल 5th ईयर में हैं, एक मेडिकल स्टूडेंट हैं बेसिकली, जिनका नाम श्याम कुमार था। उन्होंने जो चीज़ें बताई हैं कि भाई उनकी नींद ही खुली 5 बजे सुबह एक्सप्लोजन की आवाज़ से। देन हम आगे चलते हैं तो हमें आयुष का व्यू पॉइंट पता चलता है कि वो इंडिया वापस आने के लिए फ़्लाइट बुक करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हर तरफ सब कुछ बंद था। ठीक है, तो ये जो स्टोरीज हैं इनसे हमें काफ़ी पता चलता है कि लोग कितनी दहशत में वहाँ पर एट प्रेजेंट सफ़र कर रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें थी। चलिए थोड़ा सा हम और समझेंगे इस न्यूज़ को। रशिया यूक्रेन इन्वेजन से रिलेटेड ना एक और आर्टिकल आया हमारे आज के द हिंदू में, जो कि था द एक्सप्लेनर अबाउट रशियन अग्रेशन ऑन यूक्रेन एंड इंटरनेशनल लॉ। इंटरनेशनल की लॉ की जब भी हम बात करते हैं तो हमारे दिमाग में सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन आता है, वो है यूएन, या फिर हम कह लें यूएनएससी। और यूएनएससी का देखिए मेंबर भी है रशिया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या चीज़ें हैं वो हम समझेंगे। जो एनेक्सेशन था क्रीमिया का 2014 में जो कि रशिया ने किया था, उसने फॉलो किया था रिमूवल ऑफ विक्टर यांकोविच एज द प्रेसिडेंट। ठीक है, जो कि फर्स्ट मेजर मिलिट्री फ्लेयर अप था इन द रशिया यूक्रेन रिलेशंस में। ठीक है, और क्रीमियम एनेक्सेशन जब हुआ रशिया द्वारा तो उस टाइम पर बहुत सारे सैंक्शंस इम्पोज किए गए थे। और अगर हम कल की और आज की न्यूज़ देखें तो यूएस ने रशिया पर अगेन बहुत सारे सैंक्शंस इम्पोज कर दिए हैं एक बार फिर से। ठीक है, रशिया जो है वो स्टिल जो है ऑक्यूपेशन ऑफ क्रीमिया कर रहा है, और 2014 के बाद जो एक्टिविटीज़ थी जो कि सेपरेट करती थी बेसिकली बाउंड्रीज को, या कह लें यूक्रेन की बाउंड्री या क्रीमिया की बाउंड्री, वहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ देखने को मिल रही थी। ठीक है, 22 फरवरी, ठीक है, रशिया ने रिकॉग्नाइज किया 2 जगहों को, दैट इज रशिया ने सेल्फ डिक्लेयर्ड किया था, रिकॉग्नाइज किया था सेल्फ डिक्लेयर्ड 2 जगहों को। पहली थी हमारी डॉन्सेक और दूसरी थी लुहांस्क। ठीक है, लुहांस्क रिपब्लिक। ठीक है,
इन दो जगहों को जब रिकॉग्नाइज किया गया इन द डॉनबास रीजन ऑफ ईस्टर्न यूक्रेन, वहाँ पर रिकॉग्नाइज होने के साथ ही रशिया ने अपने ट्रूप्स डिप्लॉय कर दिए उनकी टेरिटरीज को। और कल फाइनली रशिया ने एक फुल स्केल जो कि हमला होता है, जो कि धावा कह सकते हैं, वो बोल दिया ऑन दी यूक्रेन। तो चलिए समझते हैं कि किस प्रकार से रशिया जो है वो यूएन चार्टर को वायलेट कर रहा है, क्या प्रिंसिपल्स हैं, क्या मुद्दे हैं जो रशिया ने अपने डिफेंस में कहे हैं, और क्या जो अहम चीज़ें हैं, कौन कौन से वो प्रिंसिपल्स हैं जो हमें देखने और समझने हैं। ठीक है, तो इन दोनों न्यूज़ को समझने के लिए, इसका बैकग्राउंड समझने के लिए हम चलते हैं आगे। सबसे पहले देखिए, हमें पता है कि रशिया पर जो रशिया ने हमला किया उसके लिए उसे बहुत सारे देश ऑलरेडी कंडेम कर रहे हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस भी उठाए जा रहे हैं कि रशिया ने इंटरनेशनल लॉ को वायलेट किया। अब यहाँ पर मुद्दा उठता है कि आखिर रशिया का जो वायलेशन था यूएन चार्टर में वो कैसे हुआ और क्यों लोग ऐसा कह रहे हैं। तो देखिए, 4 प्रिंसिपल्स हैं हमें ध्यान में रखने वाले। नंबर 1 है हमारा प्रिंसिपल, जो कि प्रिंसिपल ऑफ नॉन इंटरवेंशन हम कहते हैं। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ नॉन इंटरवेंशन जो है ये मेंशन्ड है आर्टिकल 2 क्लॉज 4 में ऑफ द यूएन चार्टर। ठीक है, जिसके तहत जो स्टेट्स हैं वो रिफ्रेन करते हैं फ्रॉम यूजिंग फोर्स और थ्रेट ऑफ यूजिंग फोर्स अगेंस्ट टेरिटोरियल इंटीग्रिटी या फिर पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस किसी भी देश की, किसी भी स्टेट की। और इतना ही नहीं, प्रिंसिपल ऑफ नॉन इंटरवेंशन जो है वो प्रोहिबिट भी करता है किसी भी प्रकार की फोर्सिबली ट्रेसपासिंग को जो कि टेरिटरी में हो रही हो दूसरे देश द्वारा या दूसरे स्टेट द्वारा। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई फोर्सफुली ट्रेसपास करने की कोशिश कर रहा है हमारे देश में, तो उसको जो है बेसिकली प्रोहिबिट करना काम है प्रिंसिपल ऑफ नॉन इंटरवेंशन का। दूसरा हमारा प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ नॉन अग्रेशन। ठीक है, यूएन जनरल असेंबली रेजोल्यूशन 3314 जो कि 1974 में आया था, वो डिफाइन करता है कि आखिर ये अग्रेशन क्या होता है। और उसके तहत अग्रेशन को कहा गया है कि ये है यूज ऑफ आर्म्ड फोर्सेस किसी भी स्टेट या देश द्वारा अगेंस्ट किसी दूसरे देश की सॉवरेनिटी या टेरिटोरियल इंटीग्रिटी या पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस के अगेंस्ट में। ठीक है, यानी कि अगर हमारा देश, जैसे भारत अगर पाकिस्तान के ऊपर हमला कर रहा है आर्म फोर्स के द्वारा टू स्नैच अवे देयर सॉवरेनिटी, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, तो वो आएगा प्रिंसिपल ऑफ नॉन अग्रेशन के वायलेंस में। ठीक है, एडिशनली अगर देखें तो एक टेरिटरी जो है दैट कैन बी ऑल्सो यूज्ड बाय अनदर स्टेट फॉर अग्रेशन। ठीक है, तो इस सिनेरियो में मैं आपको ऐसे समझा रही हूँ कि सपोजिटली अगर चाइना में जाकर के पाकिस्तान की तरफ से हमला हो रहा है तो चाइना भी वहां उस अग्रेशन में इन्वॉल्व माना जाएगा। ठीक है, ये चीज समझनी है आपको। ओके, इसके अलावा जो बेलारस है, ठीक है, बेलारस को हेल्ड किया गया रिस्पॉन्सिबल है फॉर व्हाट, फॉर अग्रेशन, एज इट हैज अलाउड इट्स टेरिटरी टू बी यूज्ड बाय रशिया, कि वो यूक्रेन पर अटैक कर सकें। तो बेलारस भी यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल माना जाएगा इन दी अग्रेशन थिंग। थर्ड प्रिंसिपल हमारा यहाँ पर आता है प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस। ठीक है, रशिया का डिजायर जो कि यूक्रेन को नाटो से अलग रखने का है, बाहर रखने का है, वो सबसे बड़ा रीजन है कि रशिया यूक्रेन पर अटैक कर रहा है। ठीक है, और इसे जो है कहीं ना कहीं वॉयलेटिव भी माना गया है यूक्रेन की पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस के रिगार्डिंग अंडर आर्टिकल 2 क्लॉज 4, एज यूक्रेन जो है वो एक सॉवरेन स्टेट है और उसके पास पूरी फ्रीडम है कि वो डिसाइड करे कि उसको किस ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बनना है या फिर नहीं बनना है। ठीक है, तो इसमें रशिया को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, मुद्दा ये उठ करके आ रहा है। ऑल्सो जो कि रिजॉर्टिंग टू यूज ऑफ फोर्स की अगर हम बात करें तो रशिया ने वॉयलेट किया है आर्टिकल 2 का क्लॉज 3 भी, जिसके द्वारा ये रिक्वायर्ड होता है कि स्टेट्स जो हैं वो सेटल करें उनके बीच के जो भी डिस्प्यूट्स हैं बाय पीसफुल मीन्स। ठीक है, इन ऑर्डर टू प्रिजर्व इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, यानी बिना किसी आपसी उसके जो है लड़ाई झगड़े के, बिना किसी आर्म्ड वायलेंस के, पीसफुल तरीके से, शांति से इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए डिस्प्यूट को सुलझाया जाए। और चौथा जो हमारा प्रिंसिपल है वो है प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ डिफेंस, जो कि रशिया अपनी तरफ से बोल भी रहा है कि भाई हमने तो सेल्फ डिफेंस की पॉलिसी अपनाई है। ठीक है, तो देखिए अगर हम बात करें रशिया के द्वारा जो फोर्स यूज हुई है यूक्रेन के अगेंस्ट में,
तो वो रशिया का कहना है कि भाई ये हमारे सेल्फ डिफेंस अंडर इंटरनेशनल लॉ के अंदर आता है, के तहत आता है। जो यूएन चार्टर है उसका आर्टिकल 51 की अगर हम बात करें तो वो ऑथराइज करता है किसी भी स्टेट को कि वो रिजॉर्ट करे टू इंडिविजुअल और कलेक्टिव सेल्फ डिफेंस, जब तक कि सिक्योरिटी काउंसिल कुछ स्टेप्स नहीं लेता यहाँ पर कि भाई इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को रखा जाए, संभाला जाए। ठीक है, इस केस में एक और चीज हमें देखने को मिलती है कि जो यूएनएससी का डिसीजन है रशिया को लेकर के वो कुछ खास असर नहीं कर सकता, क्योंकि रशिया ऑलरेडी एक परमानेंट मेंबर है जिसके पास की यूएनएससी की वीटो पावर है। ठीक है, तो ये भी चीज यहाँ पर हमें ध्यान में रखनी है। तो ये थे हमारे 4 प्रिंसिपल्स जिसको कि रशिया कहीं ना कहीं यूएन चार्टर के तहत वॉयलेट कर रहा है। आगे चलेंगे और चीजें समझेंगे। अब मुद्दा आता है कि भाई रशिया का पॉइंट व्यू क्या है। तो रशिया देखिए 3 पॉइंट व्यूज की बात कर रहा है। एक तो जो कि हमने समझा एक्ट इन सेल्फ डिफेंस वाली चीज को कि भाई हम तो सेल्फ डिफेंस की बात कर रहे हैं, रशिया ने यही कहा है कि हम सेल्फ डिफेंस के तहत जो है ये स्टेप उठा रहे हैं। हालांकि रशिया ऐसा स्टेप करके एंटिसिपेटरी सेल्फ डिफेंस को इन्वोक नहीं कर सकता है, क्योंकि इस प्रकार की इन्वोकेशन के लिए अगर हम देखें तो रशिया को जाना होगा कैरोलिन टेस्ट के द्वारा, विच वुड रिक्वायर कि जो नेसेसिटी है सेल्फ डिफेंस की वो इंस्टेंट हो। इतने लंबे टाइम से ये इशू चला रहा है, ऐसा कुछ ना रहे। ठीक है, हालांकि रशिया के साथ बिल्कुल ही अपोजिट है, रशिया अड़ा हुआ है कि नहीं भाई हम तो सेल्फ डिफेंस कर रहे हैं। दूसरा जो रशिया का व्यू पॉइंट है वो है अग्रेशन अगेंस्ट रशिया। तो यहाँ पर देखिए अगर हम बात करें तो अगर डिफेंस की बात है या डिफेंस अलायंस की बात है जैसे कि नाटो हो गया, तो ये जरूरी नहीं है कि अगर यूक्रेन नाटो को ज्वाइन कर रहा है तो वो रशिया के अगेंस्ट में जो है अग्रेशन करेगा ही करेगा। ठीक है, यूक्रेन जैसा कि हमने अभी जाना कि एक सॉवरेन देश है, एक स्टेट है, एक इंडिपेंडेंट स्टेट है, तो उसके पास पूरा अधिकार है कि वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करे। अब यूक्रेन अगर नाटो का मेंबर बन रहा है, दैट नोवेयर स्टेट्स की यूक्रेन विल गो एंड हिट रशिया या अटैक रशिया। ठीक है, और इसलिए इस मुद्दे में कि भाई यूक्रेन के खिलाफ हम अपने आप को तैयार कर रहे हैं, एक स्टेप हम पहले हैं, आप अग्रेशन नहीं दिखा सकते। और तीसरा, और यानी कि जो हमारा आज का सबसे पहला व्यू पॉइंट था वो था न्यूक्लियर एस्केलेशन का। तो देखिए रशिया ने ये क्लेम किया है कि यूक्रेन जो है दैट मे अक्वायर न्यूक्लियर वेपन्स विद द हेल्प ऑफ वेस्टर्न अलाइज। जो वेस्टर्न अलाइज हैं उसके, उनकी हेल्प से उसके पास न्यूक्लियर वेपन आ जाएगा, और अगर ऐसा हुआ तो वो रशिया के ऊपर अटैक कर सकता है। हालांकि जो आईसीजे है यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है वो लीगैलिटी का पूरा ध्यान रखती है ऑफ द थ्रेट ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स जो कि केसेस होते आए हैं। ठीक है, और ये जरूरी नहीं है कि न्यूक्लियर वेपन होना एक थ्रेट है ही है। बहुत से देशों के पास न्यूक्लियर वेपन है और उनके लिए ये क्लियरली स्टेटेड है कि आप ये चीज अपने देश की टेक्नोलॉजी को एनहांस करने के लिए, अपने देश को बढ़ाने के लिए, अपने देश की सुरक्षा के लिए यूज करेंगे, न कि किसी दूसरे देश पर अटैक करने के लिए। ठीक है, और इसलिए भी कह सकते हैं कि इफ यूक्रेन हैज और वर टू एक्वायर न्यूक्लियर वेपन्स इन द फ्यूचर, ऐसा जरूरी नहीं है कि वो एक पूरा का पूरा ग्राउंड तैयार हो जाए आपके लिए जिसमें आपको सेल्फ डिफेंस में उतरना पड़े। ठीक है, तो ये पॉइंट था रशिया का जो कि हम अगेन नकार देते हैं, इसको भी ध्वस्त कर दिया जाता है। अब मुद्दा आता है यूक्रेन के पास कि भाई अब यूक्रेन के पास क्या ऑप्शंस बचे हैं। तो देखिए यूक्रेन के पास राइट है अंडर इंटरनेशनल लॉ कि वो किसी दूसरे देश से असिस्टेंस की मांग कर सके, जो कि कल उसका एक रूप हमें देखने को मिला कि यूक्रेन ने इंडिया से मदद मांगी कि भाई आप रशिया को समझाइए। हालांकि सिर्फ समझाना ही नहीं, मिलिट्री असिस्टेंस या सप्लाई ऑफ वेपन्स की मदद भी यूक्रेन मांग सकता है। हालांकि दूसरी तरफ रशिया ने ये क्लेम किया है कि रशिया सेल्फ डिफेंस की बात कर रहा है, जो कि हम सबको पता है कि कितना सेल्फ डिफेंस हो रहा है। ठीक है, और ये क्लेम क्वेश्चनेबल है क्योंकि यूक्रेन द्वारा पास्ट में किसी भी प्रकार की फोर्स, किसी भी प्रकार का अग्रेशन, किसी भी प्रकार का थ्रेट नहीं देखा गया है रशिया में बाय यूक्रेन। तो ये पूरा जो है ये क्वेश्चन किसके ऊपर उठा रहा है एट प्रेजेंट? रशिया के ऊपर। तो ये था हमारा ये मुद्दा रशिया और यूक्रेन का। इससे पहले की कहानी आपको पता है, हमने कई बार डिस्कस भी की है, बट ये सिनेरियो हमारा जरूरी था डिस्कस करना। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट न्यूज पर। नेक्स्ट न्यूज है अबाउट द ट्रिब्यूनल एक्ट। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ट्रिब्यूनल एक्ट्स जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अगेंस्ट जा रही हैं, जो कि
डिसऑनरिंग ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजमेंट हो सकता है। देखिए कुछ समय पहले क्या हुआ था, स्पेशली 2021 में ट्रिब्यूनल रिफॉर्म बिल पास हुआ था जो कि पार्लियामेंट ने पास किया था, और उसमें जो टर्म्स थे वो थे फॉर सर्विसेज एंड टेन्योर्स ऑफ मेंबर्स ऑफ वेरियस ट्रिब्यूनल्स। जो ट्रिब्यूनल्स के मेंबर्स होते हैं उनकी सर्विसेज और टेन्योर से रिलेटेड ये बिल पास किया गया था। जो ये नया लॉ आया था इसमें सेम प्रोविजंस थे जो कि ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स ऑर्डिनेंस 2021 में थे, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रक डाउन कर दिया था, नलीफाई कर दिया था इन अ 2:1 वर्डिक्ट मद्रास बार एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था कि भाई ये सब अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। क्योंकि ये इंटरफेयर कर रहा है विद द इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी से। और अब वापस से उसी लॉ को फिर से आपने उठाया है, तो ये चीज गलत है। अच्छा, यहाँ पर एक मेरे से मिस्टेक हो गई है गाइज, यहाँ पर 23 नहीं 24 फेब होगा, ठीक है। थर्सडे को सुप्रीम कोर्ट ने फिर से कहा है कि जो गवर्नमेंट मूव दिखा रही है कि दे विल अगेन इंट्रोड्यूस द सेम स्टैट्यूट दैट में रिजल्ट इन डिसऑनरिंग द सुप्रीम कोर्ट्स जजमेंट। तो यहाँ पर देखिए दो चीजें उभर कर आती हैं इंपॉर्टेंट हमारे क्वेश्चन से। पहली ये कि ट्रिब्यूनल क्या होता है, और दूसरा ये कि जो ये ट्रिब्यूनल रिफॉर्म बिल आया था वो क्या था। तो चलिए उसको भी समझते हैं, ठीक है। ट्रिब्यूनल्स क्या हैं, तो देखिए ट्रिब्यूनल्स जो हैं वो एक स्पेशलिस्ट जुडिशियल बॉडीज हैं जो कि डिसाइड करती हैं डिस्प्यूट्स को, जो जिनका एरिया जो है वो लॉ से रिलेटेड होता है। ये इंस्टीट्यूशंस एस्टैब्लिश्ड हैं फॉर डिस्चार्जिंग जुडिशियल या फिर क्वाजी जुडिशियल ड्यूटीज को, और इनके ऑब्जेक्टिव्स हैं वो स्पेशली हैं टू रिड्यूस द केस लोड ऑफ द जुडिशरी, ठीक है। अब हम मुद्दे पर आएंगे तो हम कह सकते हैं ये कोर्ट लाइक चीजें ही हैं जिसमें कि जो प्रॉपर कोर्ट्स का बर्डन है उसको कम करने में ये मदद करते हैं। अब मुद्दा ये है कि भाई ये ट्रिब्यूनल रिफॉर्म बिल क्या है। तो देखिए ट्रिब्यूनल रिफॉर्म बिल के अंदर ना 5-6 कुछ मुद्दे हैं जिसको हमें समझना है। पहला मुद्दा है डिसोल्यूशन ऑफ एग्जिस्टिंग बॉडीज का। ये जो पूरा बिल था ट्रिब्यूनल रिफॉर्म बिल या ट्रिब्यूनल रिफॉर्म ऑर्डिनेंस 2021, ये सबसे पहले ये करता है कि ये डिसॉल्व करना चाहता है सर्टेन एफिलिएट बॉडीज को और ट्रांसफर करना चाहता है उनके फंक्शंस को टू दी एग्जिस्टिंग जुडिशियल बॉडीज, ठीक है। तो जो सर्टेन एफिलिएट बॉडीज थी उनका रोल ये खत्म करना चाहता है। दूसरा मुद्दा यहाँ पर आता है कि क्या करना चाहता है, तो ये मर्ज करना चाहता है जो पहले से एग्जिस्टिंग बॉडीज हैं। जो फाइनेंस एक्ट थी 2017 की उसको मर्ज किया ट्रिब्यूनल्स ने बेस्ड ऑन दी डोमेन, ठीक है। क्या डोमेन है उसके आधार पर इनको मर्ज कर दिया गया। थर्ड जो मुद्दा था वो था सर्च कम सिलेक्शन कमिटीज का। अब जो चेयरपर्सन हैं या मेंबर्स हैं इनके, ठीक है, ट्रिब्यूनल्स के, उन्हें अपॉइंट किया जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ दिस कमिटी, जिसका नाम है सर्च कम सिलेक्शन कमिटी। और इस कमिटी में कौन कौन से लोग होंगे, तो इस कमिटी में सबसे पहले तो हमारे चीफ जस्टिस होंगे सुप्रीम कोर्ट के, ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे, सुप्रीम कोर्ट के जजेस होंगे, और ये लोग एज चेयरपर्सन अपना वोट कास्ट करेंगे। इनके अलावा 2 सेक्रेटरीज होंगे जिन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट ने नॉमिनेट किया होगा। उनके अलावा रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज होंगे और एक रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट होंगे, ठीक है। देन सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री होंगे इसमें, अंडर विच द ट्रिब्यूनल इज कॉन्स्टिट्यूटेड विथ नो वोटिंग लाइन। अब देखिए इतने सारे मेंबर्स होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर बागडोर किसके हाथ में है, बागडोर है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में, ठीक है। जुडिशरी नहीं बल्कि सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ रोल में ज्यादा आ रही है, ओके। चौथा जो है वो है अबाउट स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स का, जो कि अगेन सेपरेट करता है सर्च कम सिलेक्शन कमिटी को विथ चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, ठीक है, ऑफ पर्टिकुलर स्टेट एज चेयरमैन विद अ कास्टिंग वोट। पांचवा आता है हमारा मुद्दा इनकी एलिजिबिलिटी और टर्म ऑफ ऑफिस से। तो देखिए जो ये बिल है ये प्रोवाइड करता है फॉर अ टर्म ऑफ 4 years, ये ध्यान में रखना है, ये चीजें काफी पूछती हैं एग्जाम में। तो 4 साल का टर्म इनके लिए किया गया है, और या फिर इनकी अपर एज लिमिट 70 साल हो जाए चेयरपर्सन के केस में और 67 years हो जाए अदर मेंबर्स के केस में। मिनिमम एज इनकी कम से कम 50 साल होनी ही चाहिए टू बी अपॉइंटेड एज दी चेयरपर्सन एंड 67, ठीक है, एज अ चेयरपर्सन और अ मेंबर। मिनिमम 50 साल आपकी उम्र होनी चाहिए। अब अगर हम आए रिमूवल ऑफ एक्सक्यूज मी, अगर हम आए रिमूवल ऑफ ट्रिब्यूनल मेंबर्स पर, तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसका रिकमेंडेशन देखा जाएगा और फॉर दी सर्च कम सिलेक्शन कमिटी के नजरिए से, ठीक है, टू रिमूव एनीबडी फ्रॉम देयर ऑफिस एज अ चेयरपर्सन और दी
मेंबर्स। तो पूरा का पूरा जो रोल है यहाँ पर ट्रिब्यूनल रिफॉर्म ऑर्डिनेंस या ट्रिब्यूनल रिफॉर्म बिल में, वो किसके हाथ में, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में, जो कि जुडिशरी नहीं चाहता है। ऑब्वियसली जुडिशरी इज इंडिपेंडेंट, और अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में चला गया तो वो इंडिपेंडेंस कहीं ना कहीं बार्ज हो जाएगी, कहीं ना कहीं हिट होगी। ओके, तो ये थी हमारी ये ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स। नेक्स्ट न्यूज पर आएंगे। नेक्स्ट न्यूज देखिए हमारी ये टीम ने लाया है इंडियन एक्सप्रेस से। इंडियन एक्सप्रेस की वेबसाइट पे हमें एक आर्टिकल मिला, एक्सप्लेन हु वाज नरसिंह मेहता। और देखिए ऐसे क्वेश्चंस भी अक्सर पूछते हैं, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या हुआ है, गुजरात के रिसर्चर्स ने डिस्कवर किया एक न्यू स्पीसी ऑफ स्पाइडर, ठीक है, और उसका नाम उन्होंने दिया है नरसिंह मेहताई। क्या नाम दिया है, नरसिंह मेहताई। और ये नाम दिया गया है इन ऑनर ऑफ नरसिंह मेहता, जो कि 15th सेंचुरी के पोएट थे, जो कि 15th सेंचुरी के डिवोटी थे लॉर्ड कृष्णा के। अब देखिए आप लोगों ने एक भजन बहुत ज्यादा सुना होगा, वैष्णव जन तो तेने कहिए जी, गांधी जी बहुत ज्यादा इसको गाते थे, राइट। इस भजन के, इस सॉन्ग के जो क्रिएटर थे वो नरसिंह मेहता जी थे। चलिए आइए जानते हैं इनके बारे में थोड़ा सा, क्योंकि भाई इंपॉर्टेंट तो हैं ये। ओके, नरसिंह मेहता जी जो है, ऐसा माना जाता है कि उनका जन्म हुआ था तलाजा में, जो कि आज की डेट में जगह का नाम है भावनगर डिस्ट्रिक्ट, 1410 में, और इनकी मृत्यु हुई जूनागढ़ में इन 1480s में। इनकी फैमिली की ओरिजिन जो है वो वादनगर से थी, जो कि नॉर्थ गुजरात में स्थित है, ठीक है। और इनकी कास्ट का नाम जो है वो बिलीव किया जाता है पांड्या से। और जो मेंबर्स हैं इनकी फैमिली के, देवर बिलीव टू बी द ऑफिसर्स इन द किंगडम्स ऑफ दोज डेज, जिन्हें कि हम मेहता कहते थे। मेहता का नाम है वन हु कीप्स द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ठीक है। और आगे जाकर वही इनकी फैमिली का नेम पड़ गया या सरनेम पड़ गया, ये कह सकते हैं। इनके पिता की मृत्यु हुई जब मेहता सिर्फ और सिर्फ 5 ईयर्स के थे, यानी काफी कम उम्र के थे। और ऐसा माना जाता है कि मेहता ने तभी लर्न कर लिया था टू स्पीक ओनली व्हेन ही वाज 8 ईयर ओल्ड, यानी कि 8 साल में ही वो प्रॉपर बातचीत कर लेते थे, ठीक है। और ये उन्हें कब हुआ था, आफ्टर अ होली मैन आस्क्ड हिम टू अटर द नेम ऑफ लॉर्ड कृष्णा, यानी जैसे ही उन्होंने अपने मुख से जो है लॉर्ड कृष्णा का नाम लिया, उन्हें बोलना आ गया, ठीक है। इनके जो एल्डर ब्रदर हैं बंसीधर और उनकी पत्नी बंसीधर्स वाइफ, इन लोगों ने मिलकर मेहता को बड़ा किया और उनका शादी विवाह वगैरह कराया। पोइट्री पर, ये तो थी इनकी लाइफ हिस्ट्री। अब हम आएंगे इनके काम पर। तो देखिए मेहता ने पेन किए हैं मोर देन, यानी नरसिंह मेहता जी ने पेन किए मोर देन 750 पोएम्स, जिसको कि गुजरात में लोग पद कहते हैं। इवन हिंदी में भी पद्य कहा जाता है, ठीक है। गद्य और पद्य दो विधाएं होती हैं, आपको पता होगा। तो ये इन्होंने 750 पद्य की रचना की थी, जो कि मेनली डील करते थे विद द डिवोशन टू लॉर्ड कृष्णा, ठीक है। उनमें ज्ञान था, विजडम था, वैराग्य था। वैराग्य का मतलब होता है डिटैचमेंट फ्रॉम वर्ल्डली अफेयर्स। और अदर्स लाइक शल्माशनो विवाह, कुनवारबिनो ममेरु, हुंडी, हरमाला, ये सारे जो हैं ऐसा बिलीव किया जाता है कि ये सब ऑटोबायोग्राफिकल अकाउंट्स थे, डिफरेंट ओकेजन्स के उनके जीवन से रिलेटेड। और जैसा कि मैंने आपको बताया, वैष्णव जन तो तेने कहिए जी, महात्मा गांधी का फेवरेट भजन इन्होंने ही लिखा था, ठीक है। तो याद रहेगा आपको, आई होप अब आप नहीं भूलेंगे कि ये भजन किसने लिखा था। ओके, तो ये थी इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स। हो सकता है प्रीलिम्स में पूछ ले, तो आपको बस एक बार इसको देख लेना, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट न्यूज पर। नेक्स्ट न्यूज है हमारी डाउन टू अर्थ की वेबसाइट से। वहां पर बात की गई है यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम में एक फायर रेडी फॉर्मूला के ऊपर। तो देखिए हुआ ये है कि यूएनईपी ने ग्लोबल गवर्नमेंट्स को बोला है कि दे शुड अडॉप्ट अ न्यू फायर रेडी फॉर्मूला, और वार्न किया है अबाउट द इंसिडेंसेस ऑफ वाइल्ड फायर्स, जो कि कई जगहों पर हो जाती हैं, ठीक है। अब मुद्दा उठता है कि भाई ये फायर रेडी फॉर्मूला क्या है। तो फायर रेडी फॉर्मूला देखिए एक ऐसा फॉर्मूला है जो कि एनवाइसेज करता है अबाउट 66% ऑफ स्पेंडिंग टू बी डिवोटेड इन प्लानिंग, प्रिवेंशन, प्रिपेयर्डनेस और रिकवरी, और रिमेनिंग जो 34% की स्पेंडिंग है दैट विल बी स्पेंट ऑन दी रिस्पॉन्सेज, ठीक है। तो चलिए इस मुद्दे को समझते हैं, इंपॉर्टेंट न्यूज है। सबसे पहले जरूरत क्या है फॉर्मूले की। तो देखिए जो यूएनईपी है उसकी जो रिपोर्ट प्रोजेक्ट करती है वो ये कहती है कि नंबर ऑफ वाइल्ड फायर जो है वो बढ़ गए हैं बाय 14%, वो बढ़ जाएंगे बाय अप टू 14% बाय 2030।
और अभी भी एट प्रेजेंट भी वो काफ़ी हद तक बढ़े हुए हैं। इंटीग्रेटेड वाइल्ड फायर मैनेजमेंट की ज़रूरत है हमें, सो दैट हम अडाप्ट कर सकें करंट और फ्यूचर चैलेंजेस को आने वाले टाइम में, ठीक है। इसलिए एक ज़रूरत है, एक नीड है टू इन्वेस्ट मोर इन फायर रिस्क रिडक्शन, वर्क विथ लोकल कम्युनिटीज एंड along with that strengthen the global commitment to fight climate change, ठीक है। और इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि in order to achieve and sustain the adaptive land और फायर मैनेजमेंट जो है उसे ज़रूरत है एक कॉम्बिनेशन ऑफ पॉलिसीज़ की, कुछ ऐसी पॉलिसीज़ होनी चाहिए, कुछ ऐसे लीगल फ्रेमवर्क्स होने चाहिए, इंसेंटिव्स होने चाहिए जो कि लोगों को एनकरेज करेगा सो दैट दे कैन हैव they can have appropriate land और फायर यूजेस, ठीक है। जो नया फायर रेडी फॉर्मूला है उसमें आप ये देख सकते हो, ये टेबल बजट आइटम की अगर हम बात करें तो प्लानिंग में दिया है 1%, प्रिवेंशन में दिया है 32%, प्रिपेयर्डनेस में दिया है 13% एंड रिस्पॉन्स की जो हमने बात की थी 34% एंड रिकवरी में दिया है 20%, ठीक है। तो यही बात हो गई कि अकेले रिस्पॉन्स में दिया है 34%, ये हमें ध्यान में रखना है, एंड रेस्ट ऑफ चीज़ों को 66%। ओके, आगे चलते हैं। यूएनईपी को समझना यहाँ बहुत ज़रूरी है। तो देखिए सबसे पहले तो यूएनईपी से प्रीलिम्स फैक्ट्स को देख लीजिएगा। नाम क्या है पूरा? यूएनईपी। कब बना? 1972 में। हेडक्वार्टर कहाँ है? नायरोबी केनिया में। सेक्टर क्या है? एनवायरमेंट। क्या इंडिया इसका मेंबर है? हाँ जी बिल्कुल, इंडिया इज अ मेंबर ऑफ यूएनईपी। यूएनईपी जो है वो रिस्पॉन्सिबल है फॉर कोऑर्डिनेटिंग रिस्पॉन्सेस, जिससे कि एनवायरमेंटल इश्यूज को कंट्रोल किया जा सके, कम किया जा सके, हैंडल किया जा सके विद इन यूनाइटेड नेशन सिस्टम। ये स्टैब्लिश किया था बाय मॉरिस स्ट्रॉन्ग द्वारा, जो कि फर्स्ट डायरेक्टर थे इसके आफ्टर द यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट, जो कि हेल्ड हुआ था 1972 में स्टॉकहोम में। इसका मैंडेट है कि इट विल प्रोवाइड लीडरशिप, डिलीवर साइंस एंड डेवलप सॉल्यूशंस बहुत सारी रेंज ऑफ इश्यूज में, ठीक है, जहाँ की क्लाइमेट चेंज भी आ जाता है, मैनेजमेंट ऑफ मरीन और टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम आ जाता है, ग्रीन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात आ जाती है, इन सभी एरियाज में ये कार्यरत होता है। यूएनईपी होस्ट करता है सेक्रेटेरिएट्स ऑफ सेवरल मल्टीलेटरल एनवायरमेंट अग्रीमेंट्स और रिसर्च बॉडीज, जिसके अंदर ऑर्गेनाइजेशंस आती हैं जैसे कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, मिनामाटा कन्वेंशन ऑन मर्क्यूरी, कन्वेंशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज या फिर कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा। ये सारे यूएनईपी के तहत आते हैं। इतना ही नहीं, यूएनईपी जो है इट इज ऑल्सो वन ऑफ द सेवरल इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज फॉर ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटीज और मल्टीलेटरल फंड के लिए भी। तो यूएनईपी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। हम इस साल यूएनईपी से बिल्कुल क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा फोकस में रहा है। तो इससे जो बेसिक इससे जुड़े जो फैक्ट्स हैं, फिगर्स हैं, वो प्लीज़ देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए, हमारा आज का जो क्वेश्चन ऑफ द डे है वो है अबाउट क्लाइमेट फाइनेंस। आप क्या समझते हो क्लाइमेट फाइनेंस से, ये आपको बताना है। अच्छा, एक और चीज़ें मैं आपको पूछने वाली थी बट शायद मेरे दिमाग से निकल गया। यहाँ पर अभी क्वेश्चन देख के मुझे ध्यान आया है, दैट वाज रिलेटेड टू द ट्रिब्यूनल न्यूज़, ठीक है, जो हमने ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स की बात की है। ओके, तो देखो ट्रिब्यूनल क्या है ये आपने समझ लिया, राइट। ओके, अब आपको मुझे ये बताना है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल्स हैं जो कि आपके ट्रिब्यूनल के बारे में बात करते हैं या स्टेट करते हैं अबाउट ट्रिब्यूनल्स, ठीक है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, और वो क्या कहते हैं ये भी बताना है। कोशिश करिएगा याद करके बताने की, गलत होगा कोई दिक्कत नहीं है, और अगर बिल्कुल ही याद ना आए तो फिर आप ये खोज कर सर्च करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि ट्रिब्यूनल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ स्टेटेड है, किस पार्ट में है, और वो कौन से आर्टिकल्स हैं जो इसके बारे में बात करते हैं और क्या बात करते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन ये है मेरा आपके लिए, और दूसरा क्वेश्चन जो है बेसिकली वो है हमारा आज का एमसीक्यू कि क्लाइमेट फाइनेंस क्या है। ये दो क्वेश्चंस आपको सिर्फ आंसर करने हैं। और हाँ, एक और चीज आप मुझे बता सकते हैं कि जो अभी करंट सिनेरियो हो रहा है, ठीक है, जो अभी एट प्रेजेंट रशिया और यूक्रेन की क्राइसिस है, इसमें इंडिया को एज अ नेशन, एज एन इंडिपेंडेंट नेशन, एज अ ग्लोबल पावर क्या स्टैंड लेना चाहिए, ठीक है। ये क्वेश्चन आएगा इस बार। इंडिया ने जो स्टैंड लिया आप उससे कितना सहमत हो और कितना नहीं, अपने व्यू पॉइंट्स बताओ। मेंस में आंख बंद करके याद कर लो, जरूर आएगा ये क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ
आज का सेशन इतना ही। आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं स्मैश प्रीलिम्स प्रोग्राम जो कि लाइव हो चुका है, उसके रजिस्ट्रेशंस खुल चुके हैं। एंड जो हमारे 2 विनर्स हैं, नितेश हु इज द विनर ऑफ द ओपेड सेक्शन, ठीक है, जो ओपेड एनालिसिस आता है, एंड जानवी जो हमारे उसके, आपको इस प्रोग्राम पर भी फ्लैट 20% ऑफ मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये थी हमारी आज की न्यूज, आज की एनालिसिस। आई होप आपको मजा आया होगा। अगर कुछ भी डाउट है कहीं भी तो जरूर पूछें और इसी तरीके से कमेंट करते रहें और आंसर्स को समझते और याद करते रहें, लिखते रहें। ठीक है, तो स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत, and yes, do not forget to like, subscribe and comment. Thank you so much guys. Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon on the YouTube app and never miss another update from Civils Daily.